हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट इंसेन स्माइली और लेकर आया हूं इंसेन स्माइली की कहानियों की दुनिया, जहां हम बात कर रहे थे किताब लिफाफा, जो कि मनीष सेल्फ के द्वारा लिखी गई है। यह कुछ बेहतरीन खतों का संग्रह है। जब हम ये नाम सुनते हैं खत, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या पिक्चर आती है? कई सारे जज्बात, कई सारे एक्सपीरियंस और कई सारे मोमेंट्स हमारे सामने गुजरने लगते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कम्युनिकेशन का तरीका मैं बोलूं, उन लोगों के लिए जो लोग एक दूसरे से बेहद दूर है, तो खतों से ज्यादा कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। आप आमने सामने बैठे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब खतों को भेजा जाता है, यहाँ मैं खत अगर ये बोलूं कि एक सैनिक है, उस सैनिक के लिए उसकी फैमिली द्वारा, उसके घर वालों से, बच्चा, बूढ़ा, उसकी पत्नी द्वारा लिखे गए उसके लिए खत, उसके लिए एक जीने की प्रेरणा होते हैं, घर पे वापस आने की प्रेरणा होती है। या फिर यूं कहे कि मैं बात करूं कि दुनिया में कई लोगों ने कुछ बेहतरीन खत लिखे हैं। अब्राहम लिंकन ने, आपको पता है कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए स्कूल टीचर को एक बहुत अच्छा खत लिखा था, और या आप गूगल करो या आपको मिल जाएगा। अमृता प्रीतम ने भी लिखा था, मंटो ने भी लिखा था अपनी वाइफ के लिए। तो दुनिया में कई सारे बेहतरीन खत लिखे गए हैं, और कभी कभी इन खतों की खूबसूरती ये है कि ये आपकी प्योर फीलिंग्स को जताता है। प्लस ये कि ये वो बातें आजकल जो फोन कॉल्स पे होती है, मैसेजेस पे होती है, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, वो आप क्या लिख रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप उसी इमोशंस में हो। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि अब जो बात कर रहे हैं, शायद मैं हंस रहा हूं और मैसेजेस में लिख रहा हूं कि मैं खुश नहीं हूं। ये जो वर्चुअल दुनिया है, एक तरीके से इमोशंस लेस है, मैक्सिमम इमोशन लेस है। कहीं कहीं हो सकता है, बट मैक्सिमम इमोशन लेस है, जहां भावनाएं सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से रखी जाती है जैसे दूसरे को खुश करने के लिए की गई हो। बस हम इसी भागदौड़ भरी लाइफ में हम अपने सच्चे जज्बात नहीं रख पाते। और खतों में अगर आप किसी को खत लिख रहे हैं, सबसे पहली बात, अगर आप किसी को खत लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस इंसान के लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं। जब बहुत कुछ महसूस किया जाता है, तब खत लिखा जाता है। आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी उन बातों को रोज पढ़े, उन रोज पढ़ी हुई लाइनों को, रोज पढ़े हुए खत को। उन खतों से आप किसी की जिंदगी संवार भी सकते हैं। कभी कभी कुछ बहुत अजीब सा लिखा हुआ, या फिर यूं कहे कि कुछ ऐसा लिखा हुआ जो इंसान को तोड़ भी सकता है। मेरे हिसाब से खत इंसान के सारे इमोशंस का एक जरिया है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने का। मैंने भी खत लिखे थे, और कई सारे खत मुझे आए भी हैं। मेरे दोस्तों के खत है मेरे पास में,
मैंने भी मेरा पहला खत, अगर मुझे जितना याद है, मैंने मेरा पहला खत 11th में लिखा था मैंने। शायद वो पढ़ा भी गया और नहीं पढ़ा गया, पर जिसके लिए लिखा गया था शायद उसने नहीं पढ़ा, बाकी सबने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में शायद मैंने लिखा तो था बहुत कुछ, पर वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहा, कभी भेजा नहीं गया। और इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको भी कई सारे खत मिले होंगे, आपने भी कई सारे खत लिखे होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप खत कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएं कि हाँ, कि मैंने भी कभी खत लिखा है किसी के लिए, और या फिर आपको कभी किसी से खत मिला है, तो आप बताइए। मुझे आप व्हाट्सएप भी कर देना, ताकि अगले एपिसोड में मैं उन खतों को पढ़ूं आपके लिए, और उस इंसान तक शायद पहुंच जाए जिस इंसान के पास में आप उन खतों को पहुंचाना चाहते थे, आप अपने उन जज्बात को लेकर जाना चाहते थे। ठीक है, तो इसी मोड़ से हम मनी सेल्फ की किताब लिफाफा पे आते हैं और शुरू करते हैं। मैं शहर की सबसे खूबसूरत इमारत में न जाने कितने दिनों से हूँ। अस्पताल मुझे हमेशा से खूबसूरत लगते रहे। यही तो वो जगह है जहाँ इंसान पूरा दम लगाकर खिलता है, जहाँ बेईमानी करने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। मेरे पास एक डॉक्टर है जो मेरी साथी है। हम दोनों साथ खेलते हैं। धूप जब सामने दीवार पर पड़ती है तो मैं और मेरी साथी बिस्तर पर लेटे लेटे हाथों से चिड़िया बनाते हैं और दीवार पर उड़ाते हैं। खुदा न खास्ता किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन एक बार आप किसी लंबी बीमारी के मरीज हो जाए तो आपको ये दुनिया नीली नहीं दिखेगी, आपको ये दुनिया तारकोल सी काली दिखेगी। इंद्रधनुष आंखों का भ्रम लगने लगेगा। इंसान की फितरत चलते रहने की है, या यूं कहूं उसका मूल स्वभाव यही है। लाश जब सामने पड़ी होती है तो कुछ देर बाद ही उसके सगे संबंधी उस लाश को दफनाने या जलाने चल देते हैं। इंसान बहुत चालाक है। लाश जलाने या दफनाने का रिवाज नहीं होता तो इंसान सबके सामने नंगा हो जाता। कोई 2 दिन तक लाश के सामने रोता तो कोई 3 दिन, और जब लाश दुर्गंध देने लगती तो इंसान के हाथ आंखों पर नहीं नाक पर चले जाते। फिर वह दुनिया को भ्रम में कैसे रखता कि जाने वाले आदमी से मैं कितनी मोहब्बत करता था। बीमार आदमी के पास इसलिए बैठा जाता है क्योंकि उसके ठीक होने की उम्मीद होती है। अगर उम्मीद टूटी तो तीमारदारी करने वाला आदमी उठकर ऑफिस चला जाता है। हालांकि डॉक्टर की उम्मीद का जहाज लहरों में डावाडोल है, मगर अभी डूबा नहीं है। वह रोज एक नया वायदा करती है, जैसे एक रोज वो बेइंतहा शराब पीकर मेरे पास सालसा करेगी। एक रोज इस बात पर झगड़ेगी कि विप्लव उससे ज्यादा प्यार करता है। एक रोज सुबह से शाम मेरे सीने पर सिर रख मेरे लिखे सारे खत मेरी मुंह जुबानी सुनेगी, और एक रोज मेरा सिर अपनी गोद में रख मेरी लिखी कविताएं अपनी मुंह जुबानी सुनाएगी। एक रोज मैं हाथों में ड्रायर लिए उसके बाल सुखाऊंगा। एक रोज वो मेरे बालों में हाथ फिराते हुए शाम से सुबह कर देगी। एक रोज वो मुझे अपने होठों पर किसी तराने की तरह सजा लेगी। चलिए मैं गानों की लिस्ट बना लूं। 28 फरवरी 2022। मेरी पानी की बोतल के निचले हिस्से पर नकारात्मक जमा हो चुकी है। बोतल में हाथ डालकर बोतल साफ नहीं की जा सकती। मैं जिस दुनिया में हूं वहां एक छोटा सा बुरा सपना या फिर एक नकारात्मक सोच का बीज मिनटों में बड़ा सा पेड़ बन जाता है। हाथों में जान बची नहीं है, हफ्तों से आंखों में खून जमा है। मैं अकेलेपन में नहीं रहना चाहता, अपने आखिरी समय में तो बिल्कुल भी नहीं। उदासी यूं ही सबके पास नहीं ठहरती। उदासी इसी अकेलेपन के डर के साथ बैठकर शराब पीती है। 1 मार्च 2022।
कभी कभी सन्नाटे की आवाज इतनी तेज होती है कि वह आपके कान फाड़ सकती है। कुछ महीनों पहले सोचता था कि अनीस मुइन ने जिंदगी की यकसानियत से परेशान होकर कैसे आत्महत्या की होगी। अब लगता है आदमी यकसानियत से परेशान होकर ही तो आत्महत्या करता है। कमरे में सन्नाटा ऐसा है कि पलकों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई देती है। आज 26 बरस हुए आंख खोले हुए। 25 बरस से आज के दिन इतना शोर होता रहा है कि मैं रात भर सो नहीं पाता था। 12 बजे दोस्त घर के बाहर होते थे। पूरी रात और दिन फोन मुस्कुराता रहता था। फोन कॉल, मैसेज, खत, ईमेल, हर जगह दोस्त मुबारकबाद भेजते थे। तोहफे इतने मिलते थे कि भूल जाता था किसने क्या दिया था। आज का दिन है, फोन बंद है तो कोई मुबारकबाद नहीं। आंखों में नींद नहीं, 12 बजे से दीवार देख रहा हूं। काश काश मेरे देखने पर यह हिलती तो महसूस होता कि जिंदगी में कुछ तो हो रहा है। दुनिया भर की किताबें आंखों के सामने पड़ी है। कभी मैंने ही लिखा था कि भूखे बच्चे को किताबों के अक्षर किसी जली हुई रोटी की तरह लगते हैं। इतनी ही किताबें पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते चाहे आंखें फोड़ लो, लेकिन ये अक्षर कभी किताब से बाहर निकल हाथ नहीं बन पाएंगे। सिगरेट भी कितनी ही देर चलती है। यहाँ तो रात भर दुकानें भी नहीं खुली होती कि खत्म होने पर बाहर जाकर ले आए। इस कमरे में अब शब्द भी नहीं उड़ते। सारे शब्द किसी कोने में छुप गए हैं। सपना आता है कि तो झट से सपने में घुस जाएंगे और आंखें खोलते ही गायब। पढ़ना तो बहुत पहले से ही अजाब हो गया था और अब लिखना भी अजाब हो गया है। अपने लिखे खत अब मरसियां लगने लगे हैं और नहीं लिखना चाहता। वैसे भी 5 बजने को है, आज तो सुबह सुबह दौड़ा ही जा सकता है। सलाम। और मैं इसी उम्मीद में रहूंगी कि आप लिखना कभी ना छोड़ें, कभी भी नहीं। आप जीते रहेंगे और अभी वही आपकी जीत है। अगर जीत के कोई मायने है तो यही है। मैं मम्मी को बता रही थी कि एक दोस्त है जो उच्च शिक्षा के लिए जम्मू रहता है और मेरा पहला खतनुमा दोस्त है। वो परेशान सा रहता है, लेकिन यही परेशान रहने वाली आदत उसको चलते रहने का रास्ता भी दिखाती है। मम्मी ने कहा, ये अच्छी बात है। परेशान होने का मतलब है अभी भी बहुत कुछ है जो ठीक किया जा सकता है, जिया जा सकता है। लिखना अच्छी बात है, खत लिखना और भी खूबसूरत। लिखा करो। लफ्ज 5 मार्च 2022। तो आप मेरी उदासी बांटने आई हैं। मैंने अभी दुनिया नहीं देखी, मगर उदासी के अनगिनत शहर जरूर मेरी जेब में रहते हैं। आप कहे तो मैं इन्हें जेब से बाहर निकालो। यकीन मानिए, इस दुनिया में एक बार आप घुस गए तो ये जो आपका दंभ है कि मैं उदास लोगों का दुख समझ सकती हूँ, ये दंभ कभी कहीं जमीन में गहरा दब जाएगा। उदास लोग बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि उदासी को समझा नहीं जा सकता। आइए हम एक बंद कमरे में चलते हैं जिसके दरवाजों पर ताला लगा हुआ है। बताइए, कुछ है क्या इस बंद कमरे में जिसे देखकर उदास हुआ जा सके? पूरे कमरे को अच्छे से देख लीजिए। कमरे की दीवारों पर अच्छा खासा पेंट हुआ है। बंद रहने के बावजूद मकड़ियों के जाल नहीं, धूल का नामो निशान नहीं। सब कुछ ठीक तो है, मगर आप उस बल्ब को देख रही हैं, बस वही मेरी उदासी का कारण है। नहीं, बल्ब फ्यूज है। फ्यूज होता तो मैं उदास होने के बजाय खुश होता, मगर वो फ्यूज नहीं है। चलिए एक दूसरे कमरे में चलते हैं। मेज पर रखे पन्ने देख रही हैं। इन पन्नों पर मंटो की कहानियां लिखी हुई है। एक मुड़ा हुआ पन्ना मिला। इस मुड़े हुए पन्ने पर भी मंटो की लिखी कहानी है। ध्यान से देखिए, इस मुड़े हुए पन्नों को मंटो का गुरु इस पन्ने पर धसा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये वो कहानी है जिसमें संपादक ने फेरबदल किए हैं। आप जानती है ना, मंटो ने साहित्यिक जगत में ये ऐलान किया था कि उसकी कहानी में अगर फेरबदल किया जाएगा तो वो कहानी छापने के लिए नहीं देंगे, मगर मंटो का गुरूर उनके पेट की भूख से हार गया। मंटो ने यूं ही सड़क पर चलते चलते नहीं लिख दिया था कि भूख दुनिया की सभी लानतों की माँ है। वो महीनों अपने लहू से लिखता रहा और जब उसकी अंतड़ियों में खून नहीं रहा तब जाकर उसने ये लाइन लिखी, मुझे
गुस्सा आता है जब लोग ऐसी लाइनें पढ़कर सेकंडों में फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर देते हैं। ये गुस्सा आज उदासी में कब बदल जाता है मालूम ही नहीं चलता। आपको मालूम है मेरे पास ऐसी कितनी दुनिया है। एक दिन में जितनी सांसें मैं लेता हूँ उतनी ही दुनियाओं में मेरा आना जाना है। आप मेरे पागलपन का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, मगर मैं खड़े खड़े अक्सर अपने घुटने पकड़ लिया करता हूँ। यह मैंने यूं ही कुछ दिन पहले लिखा था। ये लिखा हुआ आपके लिए नहीं है, ये तो आप बखूबी जानती होगी। इसे इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पढ़ती हैं। मुझे आपसे मोहब्बत है, मगर इसलिए नहीं कि आप लिखती हैं। आप मुझे पढ़ती हैं, इसलिए मोहब्बत है। जब लिखना शुरू किया था तो सोचता था वो दिन कब आएगा जब दुनिया पढ़ा करेगी। आज का दिन है जब लग रहा है बहुत से लेखकों को सिर्फ एक पाठक चाहिए होता है। इन बहुत से लेखकों में कि कहीं मैं भी हूँ। 9 मार्च 2022। चारों तरफ उड़ती धूल के बीच खिलते हुए फूल तुम्हारी याद दिलाते हैं। 5 बजते बजते लाइब्रेरी खाली हो जाती है। मैं किताब पढ़ते पढ़ते नजर ऊपर करता हूँ तो ठीक मेरे सामने वाले सीट पर तुम बैठी हो। हाथों में कुछ छुपाया हुआ है। धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाती हो और मैं लाइब्रेरी के सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखने लगता हूँ। तुम चेहरा बनाकर चेहरे से ही कहती हो, अरे कॉमरेड, तुम तो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी कहते थे और एक कैमरे के आगे हाथ पकड़ने से डरते हो। मैं हाथ आगे कर तुम्हारा हाथ खोलता हूँ। हाथों में पान है। मैं हंस देता हूँ। मुझे हंसते हुए देख तुम भी हंस देती हो। हम दोनों को हंसता देख लाइब्रेरी की सारी खुशनुमा कहानियां किताबों से निकल दीवारों पर इकट्ठा हो जाती है। हमारी हंसी के थोड़े थोड़े हिस्से उन कहानियों में दाखिल हो जाते हैं। कहानियां और गुलाबी हो जाती है। 23 अप्रैल 2022। बेहद साधारण दिन था। मेरे साधारण दिनों की शुरुआत पूर्व में उगे सूरज और पश्चिम में डूबते चांद को देखते हुए होती है। तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंचा। सामने से हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोवर और टी शर्ट से आते दिखाई दिए। वे पास आए तो उन्होंने पूछा, शर्ट और जींस में दौड़ोगे? सर, दौड़ना क्यों है? आज मैराथन है ना। लेकिन उसमें तो रिसर्च स्कॉलर अलाउड ही नहीं है। ऐसा किसने कहा? दौड़ना है तो दौड़ सकते हो। ठीक है सर, देखता हूँ। पिछले 2 दिनों से यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मीट चल रही है और मैं बस अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था क्योंकि स्पोर्ट्स मीट में रिसर्च स्कॉलर अलाउड नहीं है तो पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता। आज मालूम चला कि मैराथन में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्च स्कॉलर और नॉन टीचिंग स्टाफ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही तो चाहिए था। निदा फाजली का शेर है ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मुझे लगता है मेरे अंदर के सारे आदमी बेहोश हो चुके हैं। अगर सांसें चल रही है तो मेरे अंदर मौजूद एक टीचर, एक रिसर्च स्कॉलर और एक स्पोर्ट्स पर्सन की चल रही है। बाकी सब धुएं के चलते हैं गहरी बेहोशी में। भागते हुए रूम पर गए और लोअर टी शर्ट लेकर आया। मुझे बताया गया था कि मैराथन 11 बजे शुरू होगी। अभी तो 10 भी नहीं बजे थे तो सोचा कि एक लाइब्रेरी में एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद कपड़े चेंज कर लेंगे। लाइब्रेरी की तरफ जा ही रहा था कि देखा सभी लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं। मालूम चला कि मैराथन 10 बजे ही शुरू हो जाएगी। भागते हुए वापस डिपार्टमेंट की तरफ गया और कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज कर आया तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर रजिस्टर करवा ही रहा था कि कानों में आवाज सुनाई दी, गेट सेट, और फिर सीटी की आवाज। खड़े खड़े ही पैरों में दर्द शुरू हो गया था। रेस शुरू हो चुकी थी और मैं रजिस्ट्रेशन की लाइन में खड़ा था। कानों में आवाज आई कि चलो लाइब्रेरी चलो, रेस खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे शतरंज में हरा दीजिए, टेबल टेनिस में हरा दीजिए, बैडमिंटन में हरा दीजिए या किसी और स्पोर्ट्स में हरा दीजिए, सब चलेगा। बस मुझसे क्रिकेट और दौड़ में हार बर्दाश्त नहीं होती। एक आवाज और सुनाई दी, अपना नाम और डिपार्टमेंट का नाम बोलो जल्दी, रेस शुरू हो चुकी है। मनीष, हिंदी डिपार्टमेंट। ये लो 194 नंबर और जाओ जल्दी, रेस कब की शुरू हो गई है। दौड़ने का मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि मालूम था कि टॉप 10 में आना बेहद मुश्किल है।
हालांकि जब से मैं लोअर और टी शर्ट रूम पर से लाया था तभी से दिमाग में बहाने ढूंढ रहा था। हाँ, हमारी पीढ़ी अपनी हार के बहाने ढूंढ ही लेती है। जैसे मनीष हार भी गए तो क्या ट्रैक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं कि ट्रैक कैसा है। रेस कहाँ खत्म हो रही है ये भी नहीं मालूम। सुबह सुबह खाना भी खा लिया है, खाना खाकर थोड़ी रेस्ट जीती जाती है। मैं तो फ्लैट एरिया से आता हूँ, यहाँ तो ट्रैक का रास्ता पहाड़ी है। मुझे तो सुबह सुबह दौड़ने की आदत थी, ये तो दिन में 11 बजे कड़ी धूप में दौड़ा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से तो दौड़ा ही नहीं हूँ। पसली में चोट भी तो लगी है। ये सारे बहाने मैं पहले ही सोच चुका था। अब इसमें एक बहाना और जुड़ गया कि मैं तो रेस शुरू होने के बहुत बाद में दौड़ा हूँ। सारे बहाने आंखों के सामने खड़े हो गए और तय हो गया कि दौड़ लेते हैं। हारे तो बहाने तो है ही। और फिर जब दौड़ा तो ऐसे दौड़ा कि मुझसे आगे दौड़ने वालों की पीठ ही नहीं, चेहरे भी दिखे। पहले जिनकी पीठ मुझे दिख रही थी, थोड़ी देर बाद उन्हें मेरी पीठ दिख रही थी। ट्रैक के बारे में कुछ मालूम नहीं था तो आखिर के 500 मीटर जो स्प्रिंट दौड़ता हूँ वो नहीं दौड़ा। इसे भी आप एक बहाना कह सकते हैं। टॉप 3 में तो नहीं आ पाया लेकिन टॉप 10 में आ गया। दौड़ में 7वां नंबर रहा। फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते ही लगा कि अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है। एथलीट बने रहना एक मुश्किल काम है। बीतते समय के साथ उम्र बढ़ती जाती है, शरीर जवाब देने लगता है। नए लड़के आपकी जगह ले लेते हैं जो ऊर्जा से लबालब भरे होते हैं। एकेडमिक दुनिया इतनी दौड़ाती है कि सुबह सुबह दौड़ने की इजाजत जिस्म नहीं देता। माना एथलीट बने रहना एक मुश्किल काम है, मगर हम भी तो खुद को मुश्किल आदमी बनाते रहे। हम तमाम उम्र यही तो सोचते रहे कि मुश्किल काम हमारे लिए ही तो बने हैं। हाँ, तो ठीक है, ये मुश्किल काम भी हमारे ही जिम्मे रहा। हम हर काम को प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। रिसर्च करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया को बेहतर बनाने में हमारी रिसर्च काम आएगी। बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचे पद पर जाए। दौड़ेंगे तो ऐसे दौड़ेंगे कि अगले साल दौड़ में अव्वल लाए और बहानों की जरूरत ना पड़े। और हाँ, एलियूड किपचोगे नहीं बनना, सिर्फ मनीष बने रहना है। एलियूड किपचोगे बनूंगा तो मैराथन खत्म करने में 2 घंटा 1 मिनट 39 सेकंड लगेगा। मनीष बना रहा तो शायद किसी रोज 2 घंटा 39 सेकंड में मैराथन खत्म कर दूंगा। जिस यूनिवर्सिटी को अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल दिए, मगर हमें वहां कुछ नहीं समझाया गया, जहां हमें मंच से फ्रॉड शोधार्थी कहा गया, जहां हमें रस्टिकेट कर देने की धमकियां मिली, उस यूनिवर्सिटी के लोग जब मंच के दूसरी तरफ से हमारे लिए तालियां बजाएंगे तभी हमारा बदला पूरा होगा। 22 मई 2022। डियर विप्लव, जन्मदिन का दिन बीते 4 दिन हुए, मगर कुछ बातें कहनी जरूरी होती है। उगते सूरज को देखना उतना ही जरूरी है। मेरी जिंदगी की सड़क पर उदासी के पेड़ जरूर है, मगर तुमने जब जब इन सड़कों पर हाथ थामा तो उन सूखे पेड़ों में बोगनवेलिया के फूल उगे। तो मेरी जिंदगी का वो कोना हो जहां मैं दुनिया से हार कर बैठता हूँ। तुम्हारे साथ रहने पर लगता है ठीक है, मौत हसीन है मगर जीना उससे थोड़ा ज्यादा हसीन है। प्रेम में लोग कई बार सामने वाले इंसान से नहीं हारते, व्यवस्थाओं से हारते हैं। जिंदगी में बहुत हार देखी है, अब और नहीं देख सकता। खैर, तुम्हारी तस्वीर है मेरे पास, मुस्कुराती हुई तस्वीरें। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त सीने में पेबस्त है। तुम्हारे हाथ पीठ पर और बालों में अब भी महसूस होते हैं। तुम्हारा दिया नाम कानों में गूंजता है, जैसे बार बार याद दिला रहा हो, कुछ भी हो जाए इस कहानी में मरना नहीं है। मैं तुम्हारे दूर जाने से मरूंगा नहीं, बस जिंदगी से थोड़ा और उदास हो जाऊंगा और मौत थोड़ी और हसीन लगने लगेगी। मैं भी अब बहुत अहमक हूं। जन्मदिन के खत में कहां मौत और उदासी की बातें कर रहा हूं। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ रांझना देखनी है, किसी रोमांटिक गाने पर सालसा करना है, फिल्मी डेट पर जाना है,
अपनी कविताएं तुम्हारी पीठ पर लिखनी है, तुम्हें अपने हाथ की सबसे बेहतरीन कॉफी पिलानी है, किसी पहाड़ी पर खड़े होकर तुम्हारा नाम चिल्लाना है, तुमसे उर्दू के नए लफ्ज सीखना है। अभी तो तुम्हें मेरी कामयाबियों पर पहली सफ में खड़े होकर तालियां बजानी है। दिल्ली की सड़कें हाथों में हाथ डाले नापनी है, सरोजनी से साथ में शॉपिंग करनी है। अभी तो तुम्हारे लिए मुझे एक हील खरीदनी है। मरना कुछ समय के लिए रद्द करते हैं, अभी तुम्हारे साथ जीना है। अभी तो डॉक्टर मनीष की नेम प्लेट भी खरीदनी है। तुम कभी दूर हुई भी तो इनमें से न जाने कितनी ही चीजों का हक मुझसे नहीं ले पाओगी। जन्मदिन मुबारक विप्लव, हमेशा मुस्कुराती रहो। तुम जब मुस्कुराती हो तो इस उदास लड़के को परियों की कहानियों पर यकीन हो जाता है। तुम जहां भी रहोगी वहां खुशबू खुद ब खुद फैलती जाएगी। जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद। तुम्हें मेरी उम्र के साल भी तोहफे में मिले हैं। तुम्हारा जिंदा रहना तबाह होती इस दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। 5 अक्टूबर 2022। तो दोस्तों, मैंने इस किताब के कुछ अंश पढ़े। बस ये किताब अब आखिरी ही क्षणों में है, आखिरी पन्नों में रह गई है। तो मिलते हैं कल वापस इसके लास्ट एपिसोड में, जहाँ हम इस किताब को, जैसा कि मनीष ने कहा कि कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, तो हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे, हम नई शुरुआत रखेंगे। तो तब तक के लिए कहानियाँ जीते रहें, कहानियाँ सुनते रहें और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।